हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी जी फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्राफ्ट्स मैप्स एंड लैंडस्केपिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत रोज़ या गुलाब की खेती से कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर पॉइंट्स जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं। इसके अलावा जो भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने गार्डन हार्टिकल्चरल जो सोसाइटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ऑर्नामेंटल से रिलेटेड हैं या मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड हैं, उसको कवर किया हुआ है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी व्यूवर्स नहीं देखे हैं वो वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। रोज़ को हम किंग ऑफ फ्लावर, क्वीन ऑफ फ्लावर्स, परफ्यूम ऑफ गॉड्स, सिंबल ऑफ लव, अन्य नामों से भी जानते हैं। फूलों का राजा है, फूलों की रानी, परफ्यूम ऑफ गॉड्स, सिंबल ऑफ लव, सिंबल ऑफ पीस, शांति का प्रतीक। तो इन अन्य इसके जो पर्यायवाची हैं। बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसका जो वानस्पतिक नाम होता है रोजा स्पीसीज होता है। फैमिली रोजेसी कुल का प्लांट्स हैं। क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या इसमें 2n 2x बराबर 14 पाए जाते हैं। ओरिजिन की बात करें उत्पत्ति स्थान की, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। डॉक्टर जूलियस हैफमैन ने बताया था कि यूरोप में इसका जो प्रवेश हुआ था वो भारत और पर्शिया से हुआ था, तो इसको भारत और पर्शिया भी इसकी उत्पत्ति स्थान हो सकती है ऐसा माना जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। इसका जो फल का प्रकार है वो हिप्स होता है। हिप्स में अधिक मात्रा में जो विटामिन सी का स्रोत है ये होता है, जिसमें लगभग 100 mg पर 100 ग्राम फ्रूट्स विटामिन सी पाई जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री। अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो विश्व में सबसे नंबर 1 पर इक्वाडोर है, दूसरे पर कोलंबिया है और तीसरे पर इथियोपिया देश है। अगर हम भारत में इसके प्रोडक्शन की बात करें तो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट हैं, सबसे अधिक उत्पादन करने वाले राज्य, तो इसमें पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है और गुजरात है। तो इसमें सबसे अधिक वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में इसका उत्पादन किया जाता है। और गुलाब को इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प के रूप में भी जाना जाता है, वहाँ का राष्ट्रीय पुष्प भी है। इसके द्वारा गुलकंद बनाया जाता है। गुलकंद को पेटल्स और शुगर को 1:1 के रेशियो में हम मिक्स करके गुलकंद का निर्माण करते हैं। अगर हम टोटल स्पीसीज़ की बात करें रोज़ की, तो वो 120 पाई जाती हैं। अब इसमें कलर की बात कर लें। कलर में जब जो फ्लावर में विभिन्न प्रकार के कलर्स पाए जाते हैं, उसके लिए कौन से पिगमेंट उत्तरदायी होते हैं, तो ऑरेंज रेड टू स्कारलेट के लिए पेलार्गोनिडीन है, क्रिम्सन टू ब्लूइश रेड के लिए साइनिडीन है, ब्लू टू वायलेट कलर जो पाया जाता है तो उसके लिए डेल्फिनिडीन है, जिसके कारण ब्लू टू वायलेट कलर देखने को मिलता है। येलो कलर फ्लावर्स जो रोज़ आते हैं उसके लिए कैलकोन्स हैं। ये एंथोसाइनिन पिगमेंट्स हैं सभी, जिसके कारण फूलों का रंग डिफरेंट टाइप का होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है येलो रोज़। जो येलो रोज़ या परनेट रोज़, इसका साइंटिफिक नेम रोजा फोएटिडा है। मस्क गुलाब का रोजा मास्चाटा है। इसके बाद अगला है दमस्क रोज़। ये रोजा दमस्सेना है। इसमें सबसे अधिक ऑयल कंटेंट पाया जाता है। इसको ऑयल प्रोडक्शन के लिए इसको बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है, दमस्क गुलाब को। इसके बाद अगला है बंगाल या चाइना रोज़। ये इसका जो बॉटनिकल नेम है रोजा चाइनेंसिस। इसको हम चाइना रोज़ और बंगाल रोज़ दोनों के नाम से जानते हैं। बंगाल और उधर चाइना का जो रीजन है वहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये चीनी गुलाब है। इसके बाद जो यूरोपियन किस्में, इसमें रोजा मास्चाटा, रोजा दमस्सेना है। अगर हम ऑयल कंटेंट की बात करें रोज़ फ्लावर में, तो वो 0.02 से 0.05% ऑयल इसमें पाया जाता है। और जो रोज़ ऑयल है इसमें मेन कंपोजिशन होता है सिट्रोनेलोन और जिरेनियोल का। ये 2 तत्व इसमें अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला है
कट फ्लावर फॉर लोकल मार्केट, अगर आपको लोकल मार्केट में कट फ्लावर को भेजना है तो उसे हम हार्वेस्ट जब करते हैं, जब आउटर जो पेटल्स होते हैं वो कर्लिंग आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ थोड़ा खुलने लगे, मुड़ने लगे, तब हम लोकल मार्केट के लिए कट फ्लावर के रूप में इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। अगर हमें दूर भेजना है फ्लावर को डिस्टेंस मार्केट के लिए, तो वहाँ पर जब बड टाइट बंद हो तो उस समय ही उसको हम तोड़ाई कर लेते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। उसमें जो पेटल्स होते हैं वो खुलते नहीं हैं, पूरे बंद रहते हैं, तो उस कंडीशन में ही फलों की जो फूलों की हार्वेस्टिंग है वो की जाती है। और लूज फ्लावर के लिए अगर हम हार्वेस्ट करते हैं तो वो पूरी तरीके से ओपन होने चाहिए। अगर लूज फ्लावर जब हम उसको डंठल सहित नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में फ्लावर्स आपके पूरे ओपन होने चाहिए, तभी उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। सॉइल की बात करें तो ये दोमट मृदा में अधिक उगाया जाता है। इसके अलावा बलुई दोमट या मटियार दोमट मृदा भी इसके लिए उपयुक्त होती है। और रूटिंग मीडिया के लिए सैंड होना चाहिए, बलुई मृदा होनी चाहिए, जहाँ पर हम अगर इसकी कटिंग करके रूट को अगर हम कटिंग करते हैं तो वहाँ पर रूट सैंड में अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं जब हम सैंड में कटिंग को लगाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है ग्रोथ रेगुलेटर्स फॉर इम्प्रूविंग रूटिंग। अगर हम रूट को अधिक मात्रा में जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए इंडोल ब्यूटारिक एसिड और नेप्थलीन एस्टिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। उसी घोल में हम जो कटिंग होती है उसको डिप कर देते हैं और उसको फिर सैंड बालू में लगा देते हैं, जिससे जो कटिंग में रूट हैं वो बहुत आसानी से और जल्दी से निकल आती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है आइडियल टेम्परेचर फॉर बड यूनियन। जो बड यूनियन के लिए टेम्परेचर है वो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तब वहाँ पर बड काफ़ी तेज़ी के साथ बनते हैं और बड का फार्मेशन होता है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है आइडियल टाइम फॉर प्लांटिंग इन नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी जो उत्तरी मैदानी भाग है वहाँ पर प्लांटिंग का इसका समय मिड अक्टूबर यानी मध्य अक्टूबर होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, यानी जो व्यापारिक स्तर पर प्रोपोगेशन या प्रवर्धन इसका किया जाता है तो वो टी बडिंग के द्वारा किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर पूछा जाता है। टी बडिंग यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा। इसके अलावा इसको हम कटिंग के द्वारा भी तैयार करते हैं। कटिंग के अलावा भी इसको हम अन्य मेथड्स हैं जैसे लेयरिंग है। लेयरिंग में आपके जो क्लिम्बर टाइप के फ्लावर्स होते हैं उसको हम तैयार करते हैं। इसमें जो क्लाइंबर्स टाइप की वैरायटीज़ पाई जाती हैं किस्में होती हैं, कलम के द्वारा है, ग्राफ्टिंग के द्वारा और या फिर डिवीज़न या सेपरेशन के द्वारा भी इसको हम तैयार करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग, यानी प्लांटिंग करने का इसका उपयुक्त समय जो होता है वो सितंबर से अक्टूबर होता है मेनली। बेस्ट टाइम ऑफ बडिंग, बडिंग इसमें जब की जाती है, बडिंग जब किया जाता है तो उसके लिए उपयुक्त समय नवंबर से फरवरी होता है। उस समय इसकी बडिंग की जाती है क्योंकि नवंबर से फरवरी तक उसमें जो कलिकाएँ होती हैं उसका फॉर्मेशन अधिक होता है, क्योंकि ये उपयुक्त समय माना जाता है बडिंग का। इसके बाद हम इसकी किस्में देख लेते हैं। तो इसकी जो किस्में हैं गुलाब को हम 5 वर्गों में बांटते हैं, जिसमें पहला है हाइब्रिड टी, दूसरा फ्लोरीबंडा, तीसरा मिनिएचर और चौथा फोलियंथा और पांचवा है क्लाइंबर्स। तो हाइब्रिड टी गुलाब को हम जो होते हैं वो काफ़ी झाड़ी नुमा पौधे होते हैं, लंबे और फैलने वाले होते हैं और ये अधिक पाला पड़ता है तो ये कभी कभी मर भी जाते हैं। और इसमें इनकी ये विशेषता होती है कि इसकी प्रत्येक शाखा पर एक फूल निकलता है जो कि देखने में काफ़ी आकर्षक होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ वैरायटीज़ दी गई हैं, जैसे सुपर स्टार है, पैराडाइज है, पीस है, फर्स्ट रेड है, फर्स्ट प्राइज है। ये विदेशी किस्में हैं जो कि आयात की गई हैं। इसके अलावा पूसा बहादुर है, पूसा महक है, पूसा गरिमा है, पूसा गौरव है, पूसा प्रिया है। ये जो किस्में हैं IARI में तैयार की गई हैं। इसके बाद अगला ग्रुप है फ्लोरीबंडा वैरायटीज़। जो फ्लोरीबंडा ग्रुप है इसमें
जो हाइब्रिड टी है उसकी तुलना में इसमें जो पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं, फूल भी इसमें छोटे आते हैं, लेकिन फूलों की संख्या अधिक होती है। इसमें जो किस्में दी गई हैं, पूसा बारहमासी है, पूसा पीताम्बर है, पूसा वीरांगना है, कुमकुम है, अरुणिमा है, मोहिनी है। इसके अलावा विदेशी कुछ किस्में जैसे प्ले बॉय है, समर स्नो है। इसमें जो पूसा बारहमासी किस्म है ये डाईबैक से टोलरेंट किस्म है, जो इसमें काफ़ी हानिकारक डिजीज होता है। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू एंड ब्लैक स्पॉट, इससे भी टोलरेंट किस्म बारहमासी है। इसके अलावा जो पूसा पीताम्बर है, पूसा पीताम्बर ये भी पाउडरी मिल्ड्यू और ब्लैक स्पॉट डिजीज से टोलरेंट है। इसके बाद अगला ग्रुप है मिनिएचर। मिनिएचर मतलब होता है छोटे। तो इसमें जो इस वर्ग में जो किस्में आती हैं उनको हम बेबी गुलाब या मिनी गुलाब के नाम से जानते हैं। इसके पौधे काफ़ी छोटे होते हैं और पत्तियां और फूल दोनों ही इसमें छोटे आते हैं, जिसको हम गमलों में या फिर क्यारियों में सुगमता से लगा सकते हैं। इसकी जो प्रमुख किस्में हैं जैसे पुष्कला है, चंद्रिमा है, चुनमुन है, दिलई स्टारलेट है, गैलेक्सी है, राइस और साइन, ये किस्में मिनिएचर ग्रुप के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद अगला है पोलियंथा ग्रुप। पोलियंथा ग्रुप में जो पौधे होते हैं और फूल होते हैं उनका आकार हाइब्रिड और फ्लोरीबंडा वर्ग से छोटा होता है, लेकिन गुच्छा आकार में फ्लोरीबंडा वर्ग से भी बड़ा होता है। इसकी जो किस्में हैं जैसे बरानी है, प्रीति, अंजलि, रश्मि, मेवंडर, पिंक सोवर, ये किस्में हैं पोलियंथास ग्रुप में आती हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद अगला है क्लाइंबिंग टाइप में जो क्लाइंबर्स हैं लता वाले, तो ये इनकी काफ़ी लताएं निकलती हैं और ये ज़्यादा उस प्रकार से खड़े नहीं, इनको चढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ किस्में हैं क्लाइंबिंग डम्बा, क्लाइंबिंग मटांगी, शो गार्डन, ये क्लाइंबर्स के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य इसमें किस्में हैं जैसे सदाबहार है, कोटटेल है, और कासिनो है, ये किस्में अन्य आती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है विंटरिंग। विंटरिंग का मतलब होता है रूट प्रूनिंग। ये प्रैक्टिस जो की जाती है अर्ली फ्लावरिंग के लिए, मतलब जल्दी पुष्प आ जाएँ और जो फ्लावर हैं वो लार्ज साइज़ में आएँ, और अगर हम विंटरिंग करते हैं तो वहाँ पर इसका जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, इसकी उपज काफ़ी अधिक होती है। जब हम विंटरिंग में क्या करते हैं, लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर व्यास में प्लांट्स के चारों तरफ हम 15 से 20 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोद देते हैं और उसको लगभग 7 से 10 दिन के लिए हम खुला छोड़ देते हैं और पानी वगैरह उसमें नहीं देते हैं। उसके बाद फिर उसमें कंपोस्ट खाद है, गोबर खाद है, बोन मील है, हड्डी का चूरा जिसको हम बोलते हैं, इसके अलावा जो अन्य नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है उसको हम मिला करके उसी गड्ढे में भर देते हैं, जिससे अधिक मात्रा में उसमें कलिकाओं का फार्मेशन होता है और बहुत अधिक मात्रा में फूल उत्पन्न होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है आफ्टर रूट प्रूनिंग इट टेक्स 45 डेज ऑफ फ्लावर। जब हम रूट प्रूनिंग करते हैं तो उसके 45 दिन बाद उसमें से फ्लावर निकलते हैं। इसके बाद इसमें कुछ गुलाब की खेती में प्रोसेस की जाती हैं, ऑपरेशंस किए जाते हैं। जैसे इसमें पहला है पिंचिंग। पिंचिंग में क्या किया जाता है, रिमूवल ऑफ टर्मिनल ग्रोइंग पोर्शन एंड इज मेनली डन टू रिड्यूस प्लांट हाइट एंड इनकरेज लेटर। इसमें पिंचिंग में हम जो टर्मिनल ग्रोइंग पॉइंट्स पोर्शन होता है उसको हम हटा देते हैं। जो प्लांट्स आपका बढ़ रहा है तो उसकी जो कलिका होती है उसको हम ऊपर से हटा देते हैं, जिसके कारण जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो भी काफ़ी अधिक बढ़ती हैं और प्लांट की जो हाइट होती है वो भी कम हो जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है डिसबडिंग। डिसबडिंग करना, तो इसमें जो अनडिजायरेबल बड्स होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। इसमें कुछ सेंट्रल बड जो केंद्रीय भाग की बड्स होती हैं उन पड़ी रहती हैं। और डिसबडिंग में जैसे कभी कभी फ्लावर्स जो गुच्छे में आते हैं उसमें बहुत सारे फ्लावर्स निकल आते हैं, कलिकाएँ निकल आती हैं, तो उसमें कुछ को अगर हम तोड़ देते हैं तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है और फ्लावर का जो साइज़ होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। नहीं तो अगर अधिक मात्रा में फ्लावर्स रहते हैं तो उसमें फूलों को
एक उचित आकार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसकी क्वालिटी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए डिश बडिंग करना आवश्यक होता है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है डी शूटिंग। ये जो डी शूटिंग होती है ये मेनली हाइब्रिड टी में की जाती है। अगर हम हाइब्रिड टी में डी शूटिंग करते हैं तो इसके माध्यम से जो इसका यील्ड में इंक्रीज लगभग 50 to 75% देखने को मिलता है। डी शूटिंग मतलब इसमें जो शूट्स होते हैं उसको ही हटा दिया जाता है। इसमें कुछ ही शूट्स को रखा जाता है जो कि फ्लावर्स का उत्पादन करते हैं। इसके बाद प्रूनिंग टाइम, जो कि इससे भी आपके काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रूनिंग टाइम में इसमें हाइब्रिड टी जो है, इसमें हाइब्रिड टी में काफ़ी हार्ड प्रूनिंग करने की आवश्यकता होती है, काफ़ी अधिक इसमें हम क्रंथन करते हैं। दूसरा जो फ्लोरीबंडास ग्रुप है, इसमें हम थोड़ा सामान्य से हल्की प्रूनिंग करते हैं। पोलियंथा ग्रुप में हम लिटिल या फिर नो प्रूनिंग करते हैं, इसमें बहुत ही कम मात्रा में प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो मिनिएचर क्लाइंबिंग और रैम्बलर ग्रुप के प्लांट्स हैं उसमें प्रूनिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो मिनिएचर, क्लाइंबर्स और रैम्बलर इन ग्रुप में कोई भी प्रूनिंग की आवश्यकता नहीं होती, इसमें हम क्रंथन नहीं करते हैं। क्रंथन में हम जो अधिक आपकी शाखाएं होती हैं निकली हुई उनको हटा देते हैं। इसके अलावा जो कुछ सूखी हुई डालियां होती हैं उसको हम काट देते हैं। तो ये प्रोसेस किया जाता है। प्रूनिंग करते हैं तो उसके बाद हमें उसमें चौपटिया पेस्ट वगैरह ज़रूर लगाना चाहिए, नहीं तो इसमें डाई बैक डिजीज़ काफ़ी तेज़ी के साथ फैलता है, इसके कारण पूरा पौधा आपका सूख जाता है। प्रूनिंग इज़ डन इन ट्विस इन अ ईयर इन साउथ इंडिया, मतलब जो दक्षिणी भारत है वहाँ पर प्रूनिंग की आवश्यकता गुलाब में 2 बार होती है, तो वहाँ पर 2 बार प्रूनिंग की जाती है। बाकी इधर आपका उत्तरी भारत में लगभग 1 ही बार प्रूनिंग में काम चल जाता है। इसका जो उपयुक्त समय होता है अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा या अधिक उपयुक्त माना जाता है, मतलब दूसरे-तीसरे हफ्ते में लगभग आप इसमें प्रूनिंग कर दीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट है पेस्ट एंड डिजीज़। इसमें कुछ डिजीज़ और पेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे सीरियस पेस्ट ऑफ रोज़। जो सीरियस पेस्ट होता है इसमें रेड स्केल होता है, जिसका जो साइंटिफिक नेम है ओनिडिला ओरेंटाई। इसके अलावा इसमें कुछ डिजीज़ देखने को मिलते हैं, जैसे डाई बैक है जो कि डिप्लोडिया रोजियम से लगता है। ये काफ़ी सीरियस डिजीज़ होता है रोज़ का, और ये हमेशा प्रूनिंग के बाद दिखाई पड़ता है। इसके लिए हमेशा क्या करना चाहिए कि प्रूनिंग के बाद वहाँ पर इसमें कोई भी पेस्ट ज़रूर लगा देना चाहिए, जिससे रोग तेज़ी के साथ ना फैले। नहीं तो अगर जब रोग फैलता है तो उसमें जो तने होते हैं वो काले होकर धीरे धीरे मर जाते हैं और ये ऊपर से नीचे की तरफ पूरा सूखता चला जाता है। इसके बाद अगला डिजीज़ है इसमें ब्लैक स्पॉट जो डिजीज़ है वो डिप्लोकार्पान रोजी से लगता है। इसके अलावा अगला है पाउडरी मिल्ड्यू, जो कि स्फेरोथिका पेनोसा वैरायटी रोजिया से लगता है। एक डिजीज़ है रोज विल्ट, जो कि वायरस के द्वारा काज किया जाता है और इस वायरस को एफिड के द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।